जय हिंद दोस्तों। इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मौर्य काल और मध्य प्रदेश। इसको हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे और आगे भी कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो जिसमें आपका शुंग काल, इंडो ग्रीक का पीरियड हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज कवर करने वाले। ठीक है, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, तो मध्य प्रदेश में जो पौराणिक काल है, महाजनपद काल है, उसको हमने डिटेल से देखा था। पौराणिक काल में हमने रामायण महाभारत का जो काल है, नर्मदा माता संबंधित जो इतिहास है उसको देखा था, और साथ ही साथ हमने महाजनपद में अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज के लेक्चर को हम चालू करते हैं, जिसमें हमको सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो है आपका मौर्य काल और मध्य प्रदेश। तो अवंती राज्य मध्य प्रदेश में स्थित था। महाजनपद कालीन अवंती राज्य होता था, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो मध्य प्रदेश में अवस्थित था। अशोक ने यहाँ पर क्या किया था, 11 वर्षों तक एज अ गवर्नर काम किया था। ठीक है, मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा 11 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया गया गवर्नर के रूप में। ठीक है, कहाँ पर, अवंती में। अशोक द्वारा विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री कुमार देवी या महादेवी से क्या किया गया, विवाह किया गया। अशोक को विवाह के पश्चात पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अशोक के शासनकाल में कुणाल का क्या है, उज्जैन का प्रांतीय शासक बनाते हैं। ये सब सामान्य फैक्ट है, इनके बारे में आपको पहले से जानकारी रही होगी कि अशोक यहाँ का शासक बना, 11 वर्षों के लिए गवर्नर के रूप में काम किया उसने। विदिशा की एक कन्या से उनने विवाह किया। ठीक है, उनके उस कन्या से उनको 2 संतानें प्राप्त हुई, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा का बौद्ध धर्म के एक तरीके से प्रचार प्रसार में क्या योगदान है वो आपको पहले से कहानी पता होगी। इसके अलावा अशोक के शासनकाल में उनका पुत्र कुणाल द्वारा यहाँ पे उज्जैन में क्या किया गया, शासन किया गया था। वो प्रांतीय शासक होता था, यहाँ पे क्षेत्रीय शासक होता था। कौन, कुणाल। ये क्या हो गई, सामान्य जानकारी हो गई। अब देखते हैं कि जो मौर्यकालीन साक्ष्य है मध्य प्रदेश में वो क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले तो हम साक्ष्यों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उसमें जो पहला प्रकार आएगा साक्ष्यों का वो क्या रहेगा, आपका स्तूप का प्रकार। पहला क्या रहेगा आपका, स्तूप का प्रकार। इसके अलावा क्या रहेगा हमारा, जो उसमें देखेंगे वो रहेगा मौर्यकालीन जो स्तंभ लेख मिले हमको, मौर्यकालीन स्तंभ लेख। इसके अलावा हम मौर्यकालीन जो गुहा या गुफाएं मिली हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके स्तूप। स्तूपों में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख बड़ा स्तूप है वो है आपका सांची स्तूप, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। सांची स्तूप का जो आपका एक तरीके से केंद्रीय भाग है, वहाँ पर 2 बौद्ध भिक्षु क्या रखी हुई हैं, अस्थियाँ रखी हुई हैं। वो 2 बौद्ध भिक्षु क्या है, कौन है, शारिपुत्र और महामोगलायन। ठीक है, शारिपुत्र और महामोगलायन की क्या रखी हुई है, अस्थियाँ रखी हुई हैं। चीनी यात्री फाहयान के अनुसार बौद्ध धर्म प्रचारार्थ अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची का प्रसिद्ध स्तूप अशोक द्वारा बनाए गए इन्हीं स्तूपों में से एक स्तूप था। देखो, अब अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया, इसका कोई सटीक वो नहीं है, साक्ष्य नहीं है। ऐसा सटीक साक्ष्य क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्तूपों को बाद में कालांतर में क्या किया गया, आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। ठीक है, उनको धराशायी कर दिया गया, तो उनके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पर जो एक लिखित साक्ष्य की अगर बात करें, फाहियान ने अपनी पुस्तक फाक्युकी में, फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है, फाक्युकी में, उन्होंने बताया कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उन स्तूपों में जो एक प्रमुख स्तूप है वो क्या है आपका, बड़े स्तूपों में सांची स्तूप है, जिसकी खोज जनरल टेलर द्वारा 1818 में की गई थी। सांची स्तूप की खोज किसने की थी, 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई थी उसकी खोज। ठीक है, तो ये क्या था आपका, सांची स्तूप के बारे में सामान्य जानकारी थी। जब हम आगे चल के आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब सांची स्तूप को हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। अगला जो स्तूप आता है आपका वो है वैश्य टेकरी। नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पे किस चीज कोई क्या होगा, टेकरी होगी। ठीक है, टेकरी क्या होता है, एक छोटा सा पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वैश्य टेकरी उज्जैन में है। तो कानीपुरा टीला है, ये क्या है आपका, टीला है कानीपुरा। कानीपुरा टीला पर अवस्थित वैश्य टेकरी का निर्माण अशोक द्वारा कुमार देवी के लिए करवाया गया था। अब यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, ये जो वैश्य टेकरी मिली है या कानीपुरा टीला जो है, यहाँ पर उत्खनन के पश्चात, ऐसा दावा है, ऐसी संभावना है कि उत्खनन के पश्चात यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एक स्तूप प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये उज्जैन में है। इसके पश्चात आता है आपका कसरावद। कसरावद आपके कहाँ, खरगोन में है। ये भी एक क्या है, टीला है। ठीक है, यहाँ स्थित इतबरडी नामक टीले में, कौन सा टीला, इतबरडी,
नामक टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुई। ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, छोटे छोटे स्तूपों के यहाँ पे क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पहले क्या होते थे, छोटे स्तूप होते थे जिनको बाद में आक्रांताओं द्वारा क्या किया गया होगा, नष्ट कर दिया गया होगा। तो ये कसराबाद हो गया। अगला जो आता है आपका वो है तुमैन के स्तूप। तुमैन के स्तूप कहाँ है, आपके अशोकनगर में अवस्थित हैं। तुमैन के स्तूप अशोकनगर में अवस्थित है। इसके अलावा देवरी कुठार, वो क्या है, रीवा में है। यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपको, कौन सा स्तूप किस जिले में अवस्थित है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। तुमैन का अशोकनगर में है, देवरी कुठार का रीवा में है, पान गुरड़िया का सीहोर में है, अंधेर के स्तूप आपके रायसेन में है, सोनारी के स्तूप आपके रायसेन में है, भोजपुर के स्तूप आपके विदिशा में है। तो पहले तो आपको इतने अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा अगला आता है आपका वो है भरहुत स्तूप, जो आपके कहाँ है, सतना में है। देखो भरहुत स्तूप की अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो भरहुत स्तूप जहाँ पर होता था सतना में, जिस स्थल पर, वहाँ आज की तारीख में कुछ नहीं है, कॉलोनी बसी हुई है, ठीक है। तो भरहुत स्तूप उस समय जब होता था, किसी जमाने में, एक तरीके से जमी दोज होने के पहले, आक्रांताओं द्वारा ढाए जाने के पहले, उसका एक संभावित वो बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया कि शायद तक ऐसा दिखता रहा होगा वो स्तूप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये क्या है कि कल्पना पर आधारित क्या है, फोटो दिख रही है कि शायद तक आपका भरहुत स्तूप ऐसा दिखता रहा होगा। भरहुत स्तूप से संबंधित जो भी वो हैं आपके बची हुई चीजें हैं, वहाँ के जो रेमिनेंट्स हैं, वो आज की तारीख में आपका जो भारतीय संग्रहालय है, ठीक है, भारतीय संग्रहालय है कोलकाता में, इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में, और प्रयाग म्यूजियम जो है प्रयागराज में, वहाँ पर क्या रखे गए हैं, संरक्षित रखे गए हैं। और कुछ चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ब्रिटिश म्यूजियम में भी मिल जाएंगी। तो जो भरहुत स्तूप है उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 में की गई थी। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था इसको। ये कहाँ अवस्थित है, आपके सतना जिले में अवस्थित है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर चूंकि भरहुत में कुछ नहीं है, तो बचे हुए जो भी रेमिनेंट्स है उनको कहाँ रख दिया गया, लाके भारतीय संग्रहालय कोलकाता, प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज, और कुछ अंग्रेजों द्वारा ले जाया गया तो आपके ब्रिटिश म्यूजियम में मिलेगा। तो ये क्या होगा, स्तूप वाले साक्ष्य हो गए। अगला आता है साक्ष्य आपका मौर्यकालीन साक्ष्य, मौर्यकालीन स्तंभ लेख। मौर्यकालीन स्तंभ लेखों में पहला आता है आपका कसरावद का अभिलेख। क्या आता है, कसरावद का अभिलेख, ठीक है। दूसरा है आपका सांची का अभिलेख। तीसरा है आपका काली तलाई अभिलेख जबलपुर में। काली तलाई अभिलेख कहाँ है, जबलपुर में। और आखिरी है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा, गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख आपका कहाँ है, गुर्जरा अभिलेख आपके दतिया में है, जो कि अशोक, जिसमें अशोक का नाम का वर्णन किया गया है। गुर्जरा अभिलेख आपके दतिया जिले में, जिसमें अशोक के नाम का वर्णन किया गया है। क्या नाम बताया गया है कि देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, ठीक है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी बताया गया है। गुर्जरा अभिलेख लघु अभिलेख है जो कि दतिया में है। ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, आज की तारीख में जो बनाया गया है। इसके अलावा आखिरी है आपका अभिलेखों में, वो है रूपनाथ अभिलेख, जो कि जबलपुर के सिहोरा तहसील में है। अशोक के पुरुषार्थ और कर्म की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि क्या जानकारी मिलती है और कहाँ अवस्थित है ये। तो रूपनाथ अभिलेख आपके सिहोरा तहसील में है। ये सीहोर नहीं है, क्या है, सिहोरा है। सिहोरा तहसील है जबलपुर की, सीहोर मध्य प्रदेश का जिला है। तो सिहोरा तहसील जबलपुर में मिलता है, जिसमें अशोक के पुरुषार्थ और अशोक के कर्म की जानकारी दी गई है। ये इसका कुछ ऐसा दिखता है। अब आते हैं अगला, स्तूप देख लिया हमने, अभिलेख देख लिया। अगला आता है आपका गुहा लेख। गुहा मतलब क्या होता है, गुफा। तो सारो मारो की गुफाएं हैं जो गुहा लेख के अंतर्गत आता है, और मारा की गुफाएं हैं। सारो मारो की गुफाएं कुछ ऐसी दिखती हैं, मारा की गुफाएं कुछ ऐसी दिखती हैं, ठीक है। जो सारो मारो की गुफाएं हैं वो आपके कहाँ है, सीहोर में ये हैं। और मारा की गुफाएं हैं जो आपके सिंगरौली में है, वो ये हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन सी गुफा कहाँ अवस्थित है। तो ये क्या था, पूरा आपका मध्य प्रदेश में मौर्य काल था, मौर्यकालीन वंश थे, ठीक है। अब मौर्य वंश के जो बाद जो अगला आता है आपका, वो क्या है, शुंग वंश, ठीक है। तो शुंग वंश के बारे में देखते हैं। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। तो जो इनकी पहली प्राथमिक राजधानी थी वो क्या थी, आपकी पाटलिपुत्र। और इनने एक अलग अन्य राजधानी बनाई, वो क्या थी, आपकी अवंती राज्य के अंतर्गत विदिशा जनपद जो आती थी, विदिशा नगर जो आता था, उसको बनाया। हमने जब पिछले लेक्चर में आपका अवंती महाजनपद पढ़ा था,
तो उस अवंती महाजनपद के कौन कौन से वो थे, जनपदें आती थी उसके अंतर्गत, उसको हमने देखा था। इसमें एक क्या था आपका, दसार्ण जनपद भी शामिल थी, ठीक है। दसार्ण कोई क्या बोलते हैं, विदिशा बोलते थे। तो वहाँ उसको भी इनने क्या बनाया, राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र और विदिशा इसकी क्या थी, राजधानी थी। इनके शासनकाल में या पुष्यमित्र के शासनकाल में युवराज अग्निमित्र ने विदिशा पर शासन किया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा जब शासक थे, पाटलिपुत्र से वो क्या करते थे, शासन चलाते थे। उस समय यहाँ पर अवंती में शासक कौन था, उनके पुत्र, उनके युवराज अग्निमित्र यहाँ पे शासन करते थे। इन्हीं अग्निमित्र की चर्चा, यही अग्निमित्र हमारे कालिदास जी के मालविकाग्निमित्रम के क्या थे, मुख्य पात्र थे। मतलब कालिदास जी का जो ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, नाटक है एक प्रकार का मालविकाग्निमित्रम, उसमें जो मुख्य पात्र हैं वो कौन हैं, शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र थे, जिसमें उनकी और मालविका की प्रेम प्रसंग का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है उस नाटक में, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन के साथ युद्ध करके विदर्भ के एक बड़े भाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। विदर्भ आज की तारीख में कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। वहां पर शासन अधिकार किसने किया, आपके अग्निमित्र ने किया, ठीक है। तथा अपने राज्य की सीमा वर्धा नदी तक क्या कर दी, उन्होंने विस्तृत कर दी। वर्धा नदी, वही वर्धा नदी जो महाराष्ट्र में, जिसके किनारे हमारे गांधी जी ने क्या बनाया था, अपना आश्रम बनाया था। सांची तथा भरहुत के स्तूपों में शुंग काल में सुधार किए गए थे, ठीक है। अब शुंग काल में एक प्रमुख उस समय काम क्या हुआ था, तो सांची तथा भरहुत स्तूपों का पुनरुद्धार करवाया गया था इनके द्वारा। सांची स्तूप में क्या पुनरुद्धार करवाया गया, तो उसका बकायदा मेंशन है कि वहां पे उनने जो रेलिंग्स है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, उसका उनने क्या करवाया था, पुनरुद्धार करवाया। जबकि भरहुत स्तूप में उनने बड़े स्तर पर क्या करवाया था, सुधार कार्य करवाए थे। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि किसने उनमें पुनरुद्धार करवाया था। भरहुत स्तूप का मूलतः अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था। शुंग काल में इसकी चार दीवारी तथा तोरण द्वार भी क्या करवाए गए थे, निर्माण करवाए गए थे। जैसे हमने क्या देखा, प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे काम करवाया गया, वैसे ही वहां पर भी तोरण द्वार में और चार दीवारी में क्या है, काम करवाया गया भरहुत स्तूप में। तो इसको आपको याद रखना है। शुंग वंश के, अब ये जो यहाँ पे लाइन है आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ यहाँ पर, शुंग वंश के 8वें शासक, क्या नाम था उनका, भागवत, जो कि किसके पुत्र थे, काशी पुत्र थे। काशी पुत्र भागभद्र उनको बोला जाता, ठीक है। तो भागवत के काल में क्या हुआ, एंटियोलकस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर में क्या हुआ, भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया, जिनको वर्तमान में खाम बाबा या खंबा बाबा के नाम से हम जानते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले याद रखना है कि खाम बाबा या खंबा बाबा क्या हैं। तो क्या है, गरुड़ ध्वज है, गरुड़ ध्वज स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। जिसका संबंध किस चीज से है, भागवत धर्म से है, भागवत संप्रदाय से है, ठीक है। किसने बनवाया था, हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरस कौन था, राजदूत था एंटियोलकस का। एंटियोलकस कौन था, एंटियोलकस यूनानी राजा था, यूनानी शासक था। ये हेलियोडोरस किसके शासनकाल में विदिशा नगर आया था या बेस नगर आया था, तो शुंग शासक भागवत के शासनकाल में, जो कि शुंग वंश का 8वां शासक था, जो कि शुंग वंश का 8वां शासक था। यहाँ पे उत्खनन कार्य किसने किया, खंब बाबा का या गरुड़ ध्वज का उत्खनन कार्य किसने किया, तो एच.एफ. लेक और आर.डी. भंडारकर द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। तो इस लाइन में कई सारे फैक्ट हैं जो आपको सभी याद रखने हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव द्वारा कर दी गई और कण्व वंश की क्या की गई, स्थापना की जाती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने की और कण्व वंश की स्थापना कर दी। अब यहाँ पे जो अंतिम शासक देवभूति बताया जा रहा है वो एक तरीके से बड़े स्तर पर बात की जा रही है। यहाँ पे चूंकि इनकी दो राजधानी थी, एक क्या राजधानी थी पाटलिपुत्र, एक क्या राजधानी थी विदिशा। पाटलिपुत्र इनकी मेन राजधानी थी, वहां पर किसकी हत्या हो गई, आपके देवभूति की हत्या हो गई, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, आपका शुंग वंश समाप्त हो गया। अब अगला जो प्रभाव दिखाई पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश में वो है सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, आपका शिमुक था। शिमुक ने विदिशा पर क्या किया था, शासन किया था। सांची के बाड़े की वेदिका पर उत्कीर्ण एक लेख में सतकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का क्या पता है, जानकारी मिलती है। सतकर्णी क्या थे,
सातवाहन वंशी शासक थे, ठीक है। सातवाहन वंशी शासक सतकर्णी के कहाँ पे उसके अधिकार की जानकारी मिलती है, कहाँ पे शासन की जानकारी मिलती है, तो सांची क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में जानकारी मिलती है इस चीज की, ठीक है। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शासक हुए थे, ठीक है। उनके पुत्र कौन हुए? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो हुए, उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? नासिक अभिलेख से मिलती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है कि नासिक अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है या किस शासक से है। तो किस राजवंश से है? सातवाहन से। और किस शासक से है? तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के उसमें से, शासनकाल से। उसके राज्य में, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के राज्य के अंतर्गत अनूप, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आज की तारीख में? निमाड़ बोलते हैं। तो अनूप, आकर जिसको मालवा बोलते हैं, अवंती जिसको एक तरीके से पश्चिमी मालवा बोलते हैं, वो सब क्षेत्र शामिल होते थे। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के चांदी एवं सिक्के के सिक्के बेसनगर और तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक कौन हुए? यज्ञ श्री सतकर्णी हुए। उनके सिक्के आपको इन जगहों से प्राप्त हुए हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी सांची के स्तूप के दक्षिणी तोरण में क्या मिलता है? उनका तोरण द्वार में उल्लेख मिलता है। किसका? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी का। तो ये क्या था? आपका सातवाहन वंश था, जिसका संबंध कहाँ से रहा है? मध्य प्रदेश से रहा है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में संबंध आपके निमाड़ में देखा, जिसको हम अनूप बोलते थे। इसके अलावा हमने आकर में देखा, सांची में देखा, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों से उनका क्या रहा है? संबंध रहा है। अगला जो वंश आता है जिसका हमारे प्रदेश में प्रभाव पड़ा, वो क्या था? एक तरीके से बाहरी वंश था, देश का नहीं था, देशी वंश नहीं था। वो था आपका हिंद यवन शासक, इंडो ग्रीक्स। तो इनका आक्रमण मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनका आक्रमण कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश में इनके बालाघाट से क्या होते हैं? सिक्के प्राप्त होते हैं। किसके सिक्के प्राप्त हुए बालाघाट से? मिनांडर के। मिनांडर इनका क्या था? एक शासक था। रोम के सिक्के और कहाँ से मिले? तो रोम के सिक्के आवरा, मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ रोमन व्यापार के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं आपके मंदसौर से, ठीक है। ये क्या था? आपके इंडो ग्रीक्स थे। अगला आता है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शक क्षत्रप काल। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, फर्स्ट बीसी की बात की जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। उसके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति अपना आधिपत्य क्या करती है? स्थापित करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईसा पूर्व में, ठीक है, मतलब मुख्य काल के जस्ट 1 साल पहले क्या हुआ आपके यहाँ पर? एक तरीके से देखा जाए तो जो उधर पे यूनानी राज्य चला आ रहा था, उसका क्या हो जाता है? यवन शासकों का अंत हो जाता है। और यहाँ पे शक नामक क्षत्रप का विकास होता है। शकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मथुरा, तक्षशिला, नासिक और उज्जैनी को उन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। मथुरा, नासिक, तक्षशिला और उज्जैनी। इनमें से उज्जैनी कहाँ हो गया? आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित हो गया। शकों का जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक हुआ वो कौन था? रुद्रदमन था, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? उज्जैनी बनाई थी। और शकों के 2 क्या होते थे? क्षेत्र होते थे, 2 ब्रांचेस होती थी। उनको क्या बोलते थे? छहरात और कार्दमक। कौन कौन से बोलते थे? छहरात और कार्दमक, ठीक है। ये क्या हो गया? रुद्रदमन जो आपका सबसे प्रतापी शासक हुआ, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। उसके टाइम पीरियड में अगर बात करें तो 2 शाखाएं होती थी, छहरात शाखा और कार्दमक शाखा। अब देखते हैं सबसे पहले आपकी छहरात शाखा क्या थी, फिर देखेंगे कार्दमक शाखा क्या थी। तो जो छहरात शाखा थी उसके शासक, उसके संस्थापक कौन थे? भूमक और नहपान। भूमक और नहपान। भूमक के बारे में मालवा के सिक्कों से क्या मिलती? जानकारी मिलती है। अगला आता है आपका कार्दमक वंश। कार्दमक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चष्टन, जिसका केंद्र क्या था? उज्जैन था। कार्दमक वंश का संस्थापक चष्टन था, जिसका केंद्र क्या था? उज्जैन था। इस प्रसिद्ध वंश का संस्थापक कौन हुआ है? एक रुद्रदमन हुआ है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? रुद्रदमन हुआ है, जो कि संस्कृत का महान ज्ञाता था। अब हमको देखना है रुद्रदमन के बारे में विशेष जानकारियां। तो रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख से, रुद्रदमन का कौन सा अभिलेख हुआ? गिरनार अभिलेख हुआ। इसी को गिरनार अभिलेख को क्या बोलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। तो रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसने सुदर्शन झील का क्या करवाया था?
पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। सुदर्शन झील का कई लोग पुनर्निर्माण करवाएंगे, ठीक है। कई लोगों में कौन कौन है आपका? रुद्रदमन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका समुद्रगुप्त भी आता है, सॉरी स्कंदगुप्त आता है, वो भी उसका क्या करवाएगा, निर्माण करवाएगा, पुनर्निर्माण। उसके पहले चंद्रगुप्त करवा चुका था, ठीक है। कई लोगों के नाम उसमें समाहित हैं। रुद्रदमन ने मध्य प्रदेश में तिथि युक्त चांदी के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? तिथि युक्त सिक्के थे, ठीक है। तारीख का उसमें अंकन किया गया था। शाका महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख खेतीगढ़ी राजपुर से शाजापुर से क्या हुआ? प्राप्त हुआ। खेतीखेड़ी शाजापुर से। रुद्र सिंह तृतीय को मार करके विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय क्या कर लिया? गुप्त साम्राज्य में कर लिया था, ठीक है। रुद्र सिंह तृतीय को मार करके विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय कहाँ किया था? आपके गुप्त साम्राज्य में कर लिया था। तो ये क्या था दोस्तों? आपका पूरा एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, आपके यहाँ पे जो शक क्षत्रप काल है उस चीज की हमने चर्चा की। अगला आता है आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था आपका? कुजुल कडफिसेस, ठीक है। उसी वंश में जो अगला शासक आता है वो आता है विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में विदिशा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कौन था? आपका एक तरीके से कनिष्क प्रथम था, जिसके सिक्के आपके कहाँ से मिले हैं? शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगला आता है आपका जो है वो है उज्जैनी के विक्रमादित्य। तो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में क्या चालू किया था? विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। यहाँ पे स्पष्टता लिखा हुआ है उज्जैनी के विक्रमादित्य की बात की जा रही है। हमारे भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 से 16 शासकों ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं? उज्जैनी के विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। अगला आता है आपका नागवंश। नागवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? आपका वृषनाग था, जिसने राजधानी क्या बनाई थी? 2 राजधानियां बनाई थी, विदिशा, ग्वालियर, ठीक है। विदिशा और ग्वालियर। कुषाण वंश के पतन के बाद नागवंश के शासकों को क्या हुआ था? उदय हुआ था। वृषनाग के पश्चात, जो कि संस्थापक था, वृषनाग के पश्चात भीमनाग के शासन में नागवंश की राजधानी विदिशा से कहाँ चली गई? पद्मावती चली गई। इस चीज का मेंशन कहाँ मिलता है? तो भवभूति जो कवि हुए हैं उनके मालती माधव में इस चीज का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। नागवंश का संस्थापक कौन था? वृषनाग था, जिसकी राजधानी विदिशा और ग्वालियर होती थी। उसका जो अगला शासक आता है भीमनाग आता है। भीमनाग के टाइम पे राजधानी क्या हो जाती है? पद्मावती हो जाती है। इस चीज का वर्णन मालती माधव से प्राप्त होता है, जो कि भवभूति का ग्रंथ है। अगला जो वंश आता है आपका वो है बोधि वंश। बोधि वंश का क्षेत्र क्या है? त्रिपुरी और जबलपुर। बोधि वंश का क्षेत्र क्या है? त्रिपुरी और जबलपुर, जिसके प्रमुख शासक कौन हुए हैं? श्रीबोधि, वसुबोधि, चंदबोधि। कौन हुए? श्रीबोधि, वसुबोधि और चंदबोधि उसके शासक हुए हैं। अगला जो वंश आता है आपका वो क्या है? मगवंश, मग राजवंश। उसका क्षेत्र क्या था? बघेलखंड। प्रथम शासक कौन थे? भीमसेन। और अन्य शासकों में कौन आता है आपका? राजा भद्रमध्य आता है और शिवमध्य आता है। राजा भद्रमध्य, राजा शिवमध्य आते हैं, ठीक है। प्रथम शासक कौन थे इनके? भीमसेन होते थे। अगला वंश आता है आपका आभीर वंश। आभीर वंश में जो संस्थापक था वो क्या था? ईश्वर सिंह थे। और आभीरों ने खानदेश और बुरहानपुर को क्या किया था? एक तरीके से वहां पर उनने शासन किया था। अच्छे से याद रखना है, आभीर वंश का संबंध किस क्षेत्र से है? हमारे बुरहानपुर या खानदेश जिसका पुराना नाम है वहां से है। और इनका संस्थापक कौन था? ईश्वर सिंह था। अगला जो इस लेक्चर का आखिरी वंश आता है वो है आपका वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। ये क्या है? एक तरीके से वाकाटक वंश हमारे प्रदेश का नहीं था, ये कहाँ का था? आपके एक तरीके से आपका जो दक्कन प्रदेश है, दक्कन क्षेत्र वहाँ पे हुआ था। पर उनने अधिकार कहाँ स्थापित किया था? बुंदेलखंड तक एक तरीके से शासन स्थापित किया अपना। और विदिशा पर भी उनने क्या किया था? शासन किया था। विंध्य शक्ति इसके क्या थे? एक तरीके से संस्थापक थे। तो आज के इस वीडियो में हमने जो हमारा जो मेन फोकस था क्या था आपका? मौर्य वंश के साथ साथ जो अन्य छोटे छोटे वंश हुए हैं उनको हमने यहाँ पर देखा।
नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन वंश हुआ, गुप्त वंश जो हुआ, और उसके गुप्त काल के बाद के जो वंश हुआ, उत्तरवर्ती जो गुप्ता पीरियड आएगा, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।